नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंजाइम। इस चैप्टर के अंदर हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या होता है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, कौन कौन से एंजाइम है जो लाभदायक होते हैं, ठीक है, और एंजाइम की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, ये कंप्लीट आज की इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि एंजाइम क्या है। सबसे पहले एंजाइम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन। किस प्रकार की होती है? प्रोटीन प्रकृति की। किस प्रकार के होते हैं एंजाइम? प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ। परिभाषा क्या होगी? प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में किसका रूप में कार्य करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक क्या होता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो देखो, ये तो हो गई एंजाइम की परिभाषा। परिभाषा क्या हुई कि प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। अब बात ये आती है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, ठीक है। सब बात क्या आती है? उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा इसकी एंजाइम की। चैप्टर का नाम क्या है? एंजाइम। तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। अब बात यह है कि उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? उत्प्रेरक किसे बोलते हैं? तो उत्प्रेरक वे पदार्थ जो क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा? उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। एक होता है उत्प्रेरण। देखो, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में क्या फर्क है? उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में क्या फर्क है, क्या अंतर है? उत्प्रेरक हम किसको बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण। तो देखो, सबसे अच्छी तरह से ध्यान से परिभाषा अपने को क्या याद रखनी है इसके अंदर कि उत्प्रेरक व उत्प्रेरण क्या है। वे पदार्थ, या मैं ये कहूं कि कुछ ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, जिसे हम उत्प्रेरण कहते हैं, और उन पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित करते हैं, उन पदार्थों को तो हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। और उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। अब देखो, इसके अंदर एक मेन भाग होता है, ठीक है। मेन भाग क्या होता है? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक। कि जैव उत्प्रेरक हम किसको बोलते हैं, ठीक है। जैव उत्प्रेरक किससे बोलेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। देखो, जैव उत्प्रेरक हम किसको बोलेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। तो देखो, ये तीन परिभाषा है। एंजाइम की परिभाषा सबसे पहले, उसके बाद में उत्प्रेरक किसको बोलते हैं?
उत्प्रेरण किसको बोलते हैं और जैव उत्प्रेरक किसे बोलते हैं। सबसे पहले एंजाइम। एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं ये हम एंजाइम की जब संरचना पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि एंजाइम है वो प्रोटीन प्रकृति के किस प्रकार के से होते हैं। ठीक है, एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। एंजाइम किसे बोलते हैं? प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिका में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। एंजाइम किसे बोलते हैं? प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। अब देखो हेडिंग उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन कर देते हैं। उत्प्रेरक किसको हम बोलते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। और उत्प्रेरण किसको बोलेंगे हम? उत्प्रेरक की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण। कैसे? मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन करते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, और जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक किसको बोलेंगे? कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये तो हो गया सामान्य जानकारी। ठीक है, किसकी? एंजाइम की, कि एंजाइम क्या है, किस रूप प्रकार की इसकी परिभाषा होती है। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम की संरचना, कि एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंजाइम की संरचना। तो अच्छी तरह से ध्यान से समझना है इसको कि एंजाइम है उसकी संरचना है वो किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से एंजाइम है वो बना हुआ होता है। देखो ये चैप्टर है क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर जो सेकंड इकाई है उसका ये लास्ट चैप्टर है एंजाइम। इंपॉर्टेंट भी है, हर बार एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से प्रश्न भी पूछा जाता है तो हमें अच्छी तरह से ये समझना भी है। क्लास अगर बड़ी हो जाए तो हो जाए लेकिन अपने को अच्छी तरह से समझना है और जो भी वीडियो है जो भी क्लास है उसको पूरा देखना है क्योंकि अब मैं बड़ी बड़ी क्लासें हैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब क्लासें अपनी लंबी होगी इसलिए ये नहीं कि आप क्लास को थोड़ा देखें, पूरा कंप्लीट देखना है अच्छी तरह से। अब हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है? बहुत ही अच्छा रुचिकर टॉपिक है। देखिए एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है। पहली बात, जितने भी एंजाइम होते हैं सभी एंजाइम, ठीक है, मतलब जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं परंतु ये एक बात याद रखना, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। बात आ गई होगी समझ में? क्या लिखा है मैंने ये देखो, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि एंजाइम होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं सब किस प्रकार के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अब कैसे नहीं होते ये बात हमें समझना है। इसके अंदर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज महत्वपूर्ण, ठीक है, क्या होता है? राइजो, एक मिनट देखो इंपॉर्टेंट, राइबोजाइम एंजाइम, एंजाइम का नाम है ये राइबोजाइम एंजाइम। किसका बना हुआ होता है? आरएनए का बना होता है। ये बात याद रखना, राइबोजाइम एंजाइम आरएनए का बना हुआ होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है
कि राइबोजाइम एंजाइम है किसका बना हुआ होता है। ठीक है, राइबोजाइम एंजाइम है वो किसका बना हुआ होता है, तो किसका बना हुआ होता है, आरएनए का बना हुआ होता है। अब इसके अंदर सबसे मेन बात क्या होता है, होलो एंजाइम। देखो होलो एंजाइम किसको बोलते हैं, होलो एंजाइम किसे बोलेंगे, क्या होगा कि अधिकांश एंजाइमों में प्रोटीन के साथ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है। कैसे, जैसे देखो कि यह है एक एंजाइम की संरचना, मतलब कोई भी एंजाइम है उसके साथ में प्रोटीन भाग होता है और उस प्रोटीन भाग के साथ में एक भाग और पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोटीन भाग। कहने का मतलब प्रोटीन भाग भी पाया जाता है और अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है, दोनों पाए जाते हैं। कैसे, जैसे ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम में ध्यान से देखना, इस एंजाइम में देखो इस एंजाइम में ये भाग तो क्या होता है, प्रोटीन भाग होता है, और ये भाग ये इतना भाग ये क्या होता है, अप्रोटीन भाग होता है। ठीक है, मतलब एक एंजाइम है जिसके अंदर ये भाग प्रोटीन भाग है और ये कौन सा, अप्रोटीन। इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम किसे बोलते हैं कि अधिकांश एंजाइमों में, ध्यान से सुनना, होलो एंजाइम क्या होता है, अधिकांश एंजाइमों में प्रोटीन भाग के साथ में, अधिकांश एंजाइमों में प्रोटीन भाग के साथ में कुछ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है जो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है, जिसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, मतलब एंजाइम है उसका ये प्रमुख भाग है, एंजाइम का क्या है, ये प्रमुख भाग होता है। होलो एंजाइम किसको बोलते हैं, परिभाषा अच्छी तरह से सुनना ध्यान से। होलो एंजाइम किसे बोलेंगे कि अधिकांश एंजाइमों में प्रोटीन भाग के साथ में, अधिकांश एंजाइमों में प्रोटीन भाग के साथ में कुछ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है जो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता को क्या करता है या क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। अधिकांश एंजाइमों में प्रोटीन भाग के साथ में अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है जो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है, जिसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। जैसे मान लो ये चित्र है, इसके अंदर देखो ये तो कौन सा है, प्रोटीन भाग है। ठीक है, ये तो कौन सा है, प्रोटीन भाग है, और ये अंदर वाला कौन सा है, प्रोटीन भाग है। ठीक है, ये तो क्या है, प्रोटीन भाग है, और ये अंदर वाला क्या है, प्रोटीन भाग है। अब देखो होलो एंजाइम की परिभाषा होगी, होलो एंजाइम में वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। होलो एंजाइम में वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो है देखो एपो एंजाइम, ठीक है, और दूसरा है सहकारक। सहकारक जैसे देखो ये भाग है, तो इसमें ये भाग होलो एंजाइम की संरचना है, इसका ये भाग तो क्या कहलाता है, एपो एंजाइम, और ये भाग अंदर वाला ये क्या है, सहकारक। बाहर वाला भाग है जो क्या, कौन सा भाग है, प्रोटीन भाग। कौन सा है, प्रोटीन भाग। ये कौन सा है, अप्रोटीन भाग है, प्रोटीन भाग। तो एपो एंजाइम किसको बोलेंगे, देखो परिभाषा इसी से समझ जाओगे आप। ये एक होलो एंजाइम का चित्र है जो प्रोटीन भाग भी इसके अंदर पाया जाता है और अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है। ये जो भाग है ये क्या है, प्रोटीन भाग, और ये भाग क्या है, अप्रोटीन भाग। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। और जो अंदर वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, सहकारक बोलते हैं। तो एपो एंजाइम हम किसको बोलेंगे, होलो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को
एपो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। और दूसरा कौन सा होगा? सहकारक। सहकारक किसको बोलेंगे? अप्रोटीन वाले भाग को। ठीक है, एपो एंजाइम और सहकारक। होलो एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपो एंजाइम और सहकारक। एपो एंजाइम हम किसको बोलते हैं? जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं। और सहकारक किसको बोलते हैं? जो अप्रोटीन वाला भाग होता है। अब देखो, एपो एंजाइम हमने ये पढ़ लिया कि ये क्या होता है? एक प्रोटीन वाला भाग होता है। ठीक है, और एंजाइम है उसका प्रमुख भाग कौन सा होता है? यही होता है, प्रमुख भाग होता है। ये दोनों बातें इसके अंदर लिखनी है अपने को एपो एंजाइम में। जैसे सबसे पहले होलो एंजाइम लगा दिया हेडिंग, होलो एंजाइम की परिभाषा लिख दी हमने। ठीक है, कि अधिकांश एंजाइमों में प्रोटीन भाग के साथ में प्रोटीन भाग भी पाया जाता है, जो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता में सहायक होता है, जिसे हम होलो एंजाइम बोलते हैं। ये परिभाषा हो गई, ये हो गया होलो एंजाइम का चित्र। ठीक है, उसके बाद में अपने को लिखना है कि होलो एंजाइम है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम के अंदर अपने को वर्णन लिखना है कि प्रोटीन वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। यह है प्रमुख भाग होता है, एंजाइम का प्रमुख भाग होता है। अब दूसरी बात, सहकारक। सहकारक हम किसको बोलते हैं? अप्रोटीन वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? सहकारक। अप्रोटीन भाग को हम क्या बोलेंगे? सहकारक। ये तो हो गई परिभाषा कि अप्रोटीन भाग को हम क्या बोलते हैं? सहकारक। लेकिन सहकारक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सहकारक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन से? जिसमें सबसे पहला है प्रोस्थेटिक समूह है। सबसे पहला कौन सा है? प्रोस्थेटिक समूह है। दूसरा है सह एंजाइम और तीसरा है सक्रियक। सक्रिय। ठीक है, सहकारक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कौन सा? प्रोस्थेटिक समूह है, दूसरा है सह एंजाइम और तीसरा है सक्रियक। ठीक है, प्रोस्थेटिक समूह है, सह एंजाइम और सक्रियक। सबसे पहला प्रोस्थेटिक समूह। देखो, प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है कि ये भाग क्या है? अप्रोटीन। और ये भाग क्या है? प्रोटीन। यदि ये अप्रोटीन भाग इस प्रोटीन भाग से बिल्कुल निकट बंधु द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल टाइट जुड़ा हुआ रहता है। कौन? ये अप्रोटीन भाग सहकारक है वो एपो एंजाइम से बिल्कुल कंटेस्ट या बिल्कुल गढ़ा, बिल्कुल टाइट जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक समूह बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? प्रोस्थेटिक समूह किसको बोलेंगे हम? यदि अप्रोटीन भाग प्रोटीन भाग से निकटतम बंधु द्वारा जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक समूह बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं? साइटोक्रोम। उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं? साइटोक्रोम। समझ में आ गया होगा? प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है? यदि अप्रोटीन भाग प्रोटीन भाग से बिल्कुल निकटतम बंधु द्वारा जुड़ा हुआ रहता है या टाइट जुड़ा हुआ रहता है तो हमें प्रोस्थेटिक समूह बोलते हैं। दूसरा है सह एंजाइम। सह एंजाइम कौन कौन से होते हैं? NAD और NADP जो कोएंजाइम होते हैं। ठीक है, सह एंजाइम या कोएंजाइम भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये प्रोटीन भाग है, ये प्रोटीन भाग, ये बिल्कुल टाइट नहीं जुड़ा हुआ रहता है, ढीले बंधु द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। सह एंजाइम क्या होता है? ढीले बंधु द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सह एंजाइम। कहने का मतलब सहकारक और एपो एंजाइम यदि ढीले बंधु द्वारा जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम सह एंजाइम बोलेंगे, जैसे NAD और NADP। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? A और B। प्रोस्थेटिक समूह किसको बोलेंगे? यदि बंध है वो क्या? टाइट है, निकटवर्ती बंधु बंध है, पास पास बंध है, तो वो तो क्या हुआ? प्रोस्थेटिक समूह। सह एंजाइम यदि बंध ढीले हैं, दूर दूर बंध है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सह एंजाइम। समझ में आ गया? तीसरा है सक्रियक।
सक्रियक में क्या होता है कि यदि धातु आयन से जुड़ा हुआ रहता है, ये अलग है थोड़ा, किससे जुड़ा हुआ रहता है? धातु आयन से। जैसे इसका उदाहरण क्या है? एपी फेरस। इसका उदाहरण क्या है? एपी फेरस। तो देखो प्रोस्थेटिक समूह, सहएंजाइम और सक्रियक, इनमें फर्क क्या है? प्रोस्थेटिक समूह हो गया यदि टाइट बंधु द्वारा जुड़ा हुआ है, सहएंजाइम यदि ढीले बंधु द्वारा जुड़ा हुआ है, और सक्रियक क्या होगा? यदि धातु आयन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तीनों के उदाहरण देख लो प्रोस्थेटिक समूह के, साइटोक्रोम, सहएंजाइम के NAD और NADP, और सक्रियक के एपी फेरस। ये हो गए इनके उदाहरण। तो देखो अपने चैप्टर कौन सा है? अध्याय 9वां, क्लास 12 बायोलॉजी में 9वां चल रहा है, जिसका नाम क्या है? एंजाइम। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर देखो अभी हमने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले एंजाइम की परिभाषा पढ़ी कि एंजाइम किसको बोलते हैं, ठीक है, कि प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उसे हम एंजाइम बोलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा उत्प्रेरक क्या होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण बोलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा जैव उत्प्रेरक। तो जैव उत्प्रेरक हम किसको बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। उसके बाद में हमने पढ़ा एंजाइम की संरचना। तो सभी एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम नहीं होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात, राइबोसोम एंजाइम और किसका बना हुआ होता है? आरएनए का बना हुआ होता है। एंजाइम है उसके अंदर प्रोटीन भाग भी पाया जाता है और उसके साथ में अप्रोटीन भी भाग भी पाया जाता है। तो प्रोटीन भाग है वो क्या करता है? अप्रोटीन भाग है वो प्रोटीन भाग के साथ में क्रियाशील होता है या क्रियाशीलता में सहायक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम, ठीक है। होलो एंजाइम की ये संरचना है। इसके अंदर देखो ये तो है प्रोटीन भाग और ये कौन सा है? अप्रोटीन भाग, ठीक है। होलो एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपो एंजाइम और सहकारक। एपो एंजाइम प्रमुख भाग होता है और प्रोटीन वाला भाग होता है। सहकारक अप्रोटीन वाला भाग होता है, जो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रोस्थेटिक समूह जो टाइट बंधु द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जैसे साइटोक्रोम। दूसरा सहएंजाइम जो ढीले बंधु द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जैसे NAD और NADP। तीसरा सक्रियक जो धातु आयन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जैसे एपी। तो ये हो गया एंजाइम है उसकी संरचना, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे जो आगे का टॉपिक होगा उसका हम अध्ययन करेंगे और आगे की क्लास के अंदर ये चैप्टर को कंप्लीट भी करवा देंगे आप लोगों को। आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए हो तो नियमित रूप से क्लासें लें, ठीक है। और अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ में भी ये वीडियो शेयर करें, जिनसे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ऑनलाइन क्लास है उसका लाभ मिल सके, क्योंकि ऑफलाइन क्लासें बंद है। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासों को पढ़िए। यदि आपका पढ़ा हुआ है फिर भी आप एक बार इसको दोबारा देखिए, क्योंकि आपके रिवीजन होगा, उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। और यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो, चाहे आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो या फिर मेरे पास में मैसेज करके जो भी नहीं समझ में आया है वो पूछ सकते हो। धन्यवाद।